ओके सर। ओके सर। अच्छा, अब बुक में एग्जैक्ट जब करते हैं तो उसमें जब एग्जैक्ट को हम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर एफ यूज होता है, तो इसलिए अब उसने जो एग्जैक्ट को सॉल्व किया बुक में भी आगे पीछे भी, तो इस एफ की जगह पे एम यूज कर लिया, जी की जगह पे एन यूज कर लिया। यानी कि हम ये कर सकते हैं कि डी वाई व डी एक्स को उसने ऐसे लिखा, एम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एक्स। ऊपर वाला भी फंक्शन एक्स वाई का, नीचे वाला भी फंक्शन एक्स वाई का। तो ये जरूरी नहीं होता कि हम उसको एफ और जी से ही हमेशा लिखें, यहाँ पे एम एन भी हो सकता है, यहाँ पे यू डी भी लिख सकते हैं आप, यहाँ से पी क्यू भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लें, क्योंकि दो फंक्शन है। तो चूंकि एग्जैक्ट में ज़्यादातर एम और एन से सॉल्व किया गया तो मैं भी एम और एन लिया। तो ये इस तरह भी हो सकता है और ये इस तरह भी हो सकता है, यानी कि इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह भी हो सकता है, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी। ठीक है। अच्छा, अब जब हमने सेपरेशन पढ़ा था, सेपरेशन और वेरिएबल जब पढ़ा था, तो उसके अंदर ने क्या किया था कि सबसे पहले चेक किया था कि वो सेपरेशन होती है कि नहीं होती। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते थे फिर हम उसको सॉल्व करते थे, मेथड हम बाद में पढ़ते थे। फिर हमने होमोजीनियस में क्या किया, पहले होमोजीनियस चेक किया कि होमोजीनियस होता कब है, जब फंक्शन उनकी डिग्री सेम आ जाए, फिर हमने उसका मेथड लगाया। फिर नॉन होमोजीनियस को पहले हमने चेक किया कि वो नॉन होमोजीनियस है कि नहीं है, फिर उसके बाद हमने उसका मेथड लगाया। फिर पहले हमने लीनियर चेक किया है, फिर लीनियर का मेथड लगाया। तो पहले चेक किया जाता है कि ये वो इक्वेशन है भी है कि नहीं। अब जब हम कहते हैं कि सपोज करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है, सपोज कि हमारे पास ये इक्वेशन है, सपोज वी हैव इक्वेशन एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब हमने चेक करना है कि क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं। पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद फिर इसका मेथड है। तो चेक में ये है कि हम m का डेरिवेटिव लेंगे y के साथ। ये m है, इसकी पहचान ये होती है कि ये m है एक्स वाई फंक्शन के तौर पे कि m के अंदर x और y आ रहा है। n ऑफ एक्स वाई का मतलब है कि n के अंदर x और y आ रहा है, ये अलग से वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं होंगे। m इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, n इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब देखें n किसके साथ है, dy के साथ है, और m किसके साथ है, dx के साथ है। तो m का आप y के हिसाब से डेरिवेटिव लें और n का डेरिवेटिव आप x के हिसाब से लें। ठीक है, m का डेरिवेटिव y के हिसाब से लें, n का डेरिवेटिव x के हिसाब से लें। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं, अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं, देन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। अगर m का डेरिवेटिव y के हिसाब से लें, n का डेरिवेटिव हम x के हिसाब से लें और ये इक्वल आ जाए, तो इक्वेशन क्या कहलाती है, एग्जैक्ट कहलाती है। ठीक है, इसकी थ्योरी जो है, इसकी थ्योरी तो काफ़ी लेंथी है। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसके मुताबिक समझाता हूँ। एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन है 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। अब देखें, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो m की वैल्यू क्या आ गई है, 2xy। देखें ना, dx के साथ वाला क्या लेना है आपने, m लेना है। तो dx के साथ क्या था, 2xy, ये आपका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। n आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy के साथ वाला n। अब m का डेरिवेटिव किसके हिसाब से लेना है, y के हिसाब से। तो y के हिसाब से डेरिवेटिव लें इसका, m का, x कांस्टेंट होगा। जब y के हिसाब से लेंगे तो x कांस्टेंट होगा, जब x के हिसाब से लेंगे तो y कांस्टेंट होगा। तो जब आप m का डेरिवेटिव लेते हैं y के हिसाब से, तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1, साथ क्या आ गया 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2x। n का डेरिवेटिव किसके हिसाब से लेना है, x के हिसाब से, तो ये क्या आ जाएगा 2x। दोनों क्या हो गए, सेम आ गए। तो एज पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, तो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इक्वेशन क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई। तो पहले चेक करना है कि dx के साथ वाला m लेना है, dy के साथ वाला n लेना है, m का डेरिवेटिव y के हिसाब से, n का डेरिवेटिव x के हिसाब से लेना है। अगर दोनों सेम हो जाए तो इक्वेशन क्या हो जाती है, एग्जैक्ट हो। ठीक है, अब जब इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए तो अब हम इसका मेथड पढ़ेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें। पहले चेक किया जाता है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। अगर एग्जैक्ट हो तो फिर हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व के लिए आपने ये करना है कि जो m वाला फंक्शन था उसको आपने लेना है पार्शियल f ओवर पार्शियल x। ये x है ना, तो x के मुताबिक क्यों लेना है ये चीज़ें मैं बाद में बताऊँ, इसकी रीज़न है। पहले ये जो चीज़ है m ओवर y और n ओवर x, ये चेक करना है आपने कि इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। m का डेरिवेटिव y के हिसाब से और n का डेरिवेटिव x के साथ।
ये चेक करके देखना कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट होती है कि नहीं। जब एग्जैक्ट हो जाती है फिर इसका मेथड। अब इसका मेथड क्या है? मेथड में ये है कि ये जो m है इसको आपने ले लेना पार्शियल f ओवर पार्शियल x, ठीक है। और जो n है उसको आपने ले लेना पार्शियल f ओवर पार्शियल y। ये क्वेश्चन 1 बन जाएगी, ये क्वेश्चन 2 बन जाएगी, यानी कि इसको आपने m ले लिया, इसको आपने। अब मैं ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसको एग्जाम्पल से समझा, एग्जाम्पल से, ताकि ये स्टेप्स आपको क्लियर होते हैं। ये क्वेश्चन था। अभी आपको मैंने क्या कहा कि जो m है, देखिए m को आपने क्या लेना है पार्शियल f ओवर पार्शियल x, और n को आपने क्या लेना है पार्शियल f ओवर पार्शियल y। तो यहाँ पे 2xy पार्शियल f ओवर पार्शियल x क्या बन जाएगा 2xy, और जो पार्शियल f ओवर पार्शियल y बनेगा वो आपका क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस। यहाँ पे तो चूंकि थ्योरी है तो m और n की वैल्यूज तो हमारे पास नहीं पड़ी हुई, इसलिए हम यहाँ पे m और n ही लिखेंगे, ये थ्योरी है। मगर जब क्वेश्चंस होते हैं तो हमें m और n की वैल्यूज का पता होता है। अब m जो है उसको किसके इक्वल रखना है पार्शियल f ओवर पार्शियल x, तो m क्या था 2xy, तो ये पार्शियल f ओवर पार्शियल x, इसको आपने कर देना इक्वेशन 1, इसको आपने कर देना इक्वेशन 2। ये मेथड बता, ठीक है। एग्जांपल पहले करा लो, फिर एग्जांपल के बाद मैं थ्योरी में लेके जाऊँ। जब आपने यहाँ पे कर लिया तो अब इक्वेशन 1 जो है इसमें x के हिसाब से डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी कि ये जो f है इसके अंदर x भी मौजूद है, इसके अंदर y भी मौजूद है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव x के हिसाब से भी है, इसका डेरिवेटिव y के हिसाब से। तो अब आपने क्या करना है इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करना है। ये एग्जांपल से समझा दो, फिर मैं थ्योरी में लेके जाऊँगा। इसको हमने क्या करना है इंटीग्रेट करना है इक्वेशन 1 को, किसके हिसाब से x के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर x आ रहा है। तो जब x के हिसाब से करेंगे तो ये बन जाएगा f, क्योंकि x के हिसाब से ये एंटी डेरिवेटिव खत्म कर देगा। इसका x के हिसाब से इंटीग्रेशन क्या आएगा 2, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ 2xy dx, तो ये f आपका बन जाएगा 2y कांस्टेंट है, y चला गया, तो x के हिसाब से करें तो y चला गया, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से कैंसिल, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर y। अब देखें यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी, जब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जब हम m का डेरिवेटिव ले गए तो y के हिसाब से तो x क्या था कांस्टेंट था, और जब आप n का डेरिवेटिव ले गए थे x के हिसाब से तो y क्या था कांस्टेंट था। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं तो दूसरी टर्म जो होती है वो कांस्टेंट होती है। y के हिसाब से लिया तो x कांस्टेंट, x के हिसाब से लिया तो y कांस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या किया इंटीग्रेट किया, किसके हिसाब से x के हिसाब से, तो y क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। इस y को, इस f को आपने इंटीग्रेट किया किसके हिसाब से x के हिसाब से, तो जब x के हिसाब से करेंगे तो ये तो x के हिसाब से कर लिया है, मगर इसमें y भी तो आ गया, तो हम इसके अंदर जो कांस्टेंट लगाएंगे वो खाली c नहीं होगा, वो इसके अंदर y भी हो सकता है, इसके अंदर y भी हो सकता है। दोबारा सुन लें, हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो खाली c लगाते हैं, खाली c आप उस वक्त लगाते हैं जब आपके पास फंक्शन के अंदर वेरिएबल एक हो। जब फंक्शन के अंदर वेरिएबल एक होता है फिर हम c लेते हैं, ठीक है। जब फंक्शन के अंदर वेरिएबल एक होता है तो वो c लेते हैं। इस वक्त आपके पास फंक्शन के अंदर वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है। कैसे पता लगा? ये जो आपने पार्शियल का साइन लगाया, पार्शियल का मतलब है कि इसके अंदर x के हिसाब से भी डेरिवेटिव है, y के नीचे वाले इंडिपेंडेंट होते हैं, नीचे वाले वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके नीचे क्या x है, इसके नीचे क्या y, तो दोनों इंडिपेंडेंट है। तो जब हम किसी एक के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया था y के हिसाब से तो x को कांस्टेंट कर लिया था, n का डेरिवेटिव लिया था x के हिसाब से तो y को कांस्टेंट बना दिया, तो वो दूसरा वेरिएबल जो वो कांस्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पे हमने जब इंटीग्रेट किया तो किसके हिसाब से किया, x के हिसाब से, तो y क्या बन गया कांस्टेंट। तो इस यहाँ पे हमने क्या लिखना होता है, कांस्टेंट ही लिखना होता है। अब कांस्टेंट हमें नहीं पता कि y भी तो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट यहाँ पे नंबर भी आ सकता है और कांस्टेंट के अंदर y भी आ सकता है, क्योंकि y इज आल्सो अ कांस्टेंट। ये y मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि इसका मतलब ये है कि ये जो c है, ठीक है, c इन्वॉल्व्स y, यानी कि c के अंदर, इस c के अंदर y भी आ सकता है क्योंकि y इज अ कांस्टेंट। अच्छा, अब आपका ये आंसर निकल चुके हैं, मगर अब हमें एक नई चीज डाल दी है इसके अंदर। वो क्या डाली है, c ऑफ y। दोबारा देख लें क्वेश्चन। सबसे पहले आपने क्या करना है, m लिया, n लिया, m का डेरिवेटिव y के हिसाब से किया,
एन का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से लिया, दोनों इक्वल आ गए तो इक्वेशन क्या हो गई एग्जैक्ट। यही काम थ्योरी में करते हैं। ये m था, ये n था, इन दोनों का डेरिवेटिव लिया, दोनों इक्वल आ गए तो इक्वेशन क्या हो गई एग्जैक्ट। फिर क्या किया कि m को आपने, ये जो m था उसको आपने क्या लिया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, जो n था उसको आपने क्या लिया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y। तो ये मैंने m को लिया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, n को क्या लिया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y। अब उसके बाद क्या किया इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे भी अब इसको इसकी थ्योरी भी साथ साथ कंप्लीट करता हूँ। इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ये किया था विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हुआ जो भी इंटीग्रेशन आ गया हमें तो नहीं पता, वहाँ पे तो थ्योरी है, यहाँ पे तो पता था तो हमने इंटीग्रेट कर लिया। साथ क्या लगा c ऑफ y, तो यहाँ पे क्या बना f इज इक्वल टू m का इंटीग्रेट किया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ m x के हिसाब से प्लस क्या लगाया c ऑफ y। यहाँ पे तो हम लिख नहीं सकते ना फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जब चलेगा तो वो साथ साथ निकलता जाएगा। तो यहाँ तक अब हम पहुँच चुके हैं, अब हमारा ये आंसर निकल चुका है। अब हमें वैल्यू चाहिए c ऑफ y की, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए c ऑफ y की वैल्यू चाहिए। अब वो कहाँ से निकलेगी वो हम निकालेंगे। देखिए अभी हमने इंटीग्रेट किया इक्वेशन 1 को, अब हम हेल्प लेंगे इक्वेशन 2 की। अब इक्वेशन 2 में क्या पड़ा हुआ है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y पड़ा हुआ है, ये क्या पड़ा हुआ है f पड़ा हुआ है। अब हम इक्वेशन 2 को इसके अंदर यूज करेंगे या इसको इसके अंदर यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y आ गया, इसका मतलब हम इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y के हिसाब से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसमें तो एक्स आई नहीं रहा तो ये बन जाएगा डी सी ओवर डी वाई, यानी कि सी ऑफ y का डेरिवेटिव किसके हिसाब से y के साथ। अब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y इक्वेशन 2 में किसके इक्वल था एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी वाई सी ऑफ y यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को यूज किया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो डी ओवर डी वाई और सी ऑफ y इक्वल टू क्या आ गया माइनस। दोबारा देख लें, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स किया, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y किया, इसका आपने इंटीग्रेट किया x के हिसाब से, तो ये इंटीग्रेशन आ गया। चूँकि y कांस्टेंट है तो इसके कांस्टेंट में y आ सकता है, ये हमारे पास अब नई टर्म आ गई, इसको अब हम निकालेंगे। इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, इसका डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया। फिर इस पार्शियल एफ और पार्शियल y जो इक्वेशन 2 में था वहाँ से वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर दी, दोनों को सॉल्व किया तो डी ओवर डी वाई ऑफ सी ऑफ y। अब इसको हम डी वाई को ख़त्म कर लें, अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि y है तो y को ख़त्म करना है, तो y के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा c ऑफ y आ जाएगा, और यहाँ पे जब y के हिसाब से इंटीग्रेट होगा तो ये क्या आएगा माइनस y आ। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो c ऑफ y इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, c ऑफ y आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे y के हिसाब से तो क्या आ जाएगा माइनस y, तो ये c ऑफ y की वैल्यू निकल है। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में पुट कर दें, तो पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3 तो हमारे पास क्या बनेगा f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी ऑफ वाई की वैल्यू क्या निकली है माइनस, ठीक है। एंड जनरल सोल्यूशन इज f इक्वल टू c, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इक्वल टू। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन, थ्योरी को मैं बाद में कंप्लीट करता हूँ। ये क्वेश्चन था dx के साथ वाला m हो गया, dy के साथ वाला n आ गया, m का डेरिवेटिव y के साथ से लिया तो x कांस्टेंट हो जाता है तो ये 2x आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 होता है, n का डेरिवेटिव x के साथ से लिया तो 2x आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, दोनों सेम हो गई, इक्वेशन क्या हो गई एग्जैक्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे जो m था उसको पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x लिख देंगे, जो n था वो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y लिख। अब याद रखिएगा ये x के हिसाब से डेरिवेटिव है, ये y के हिसाब से डेरिवेटिव। जब नीचे डेरिवेटिव मौजूद हो, नीचे वेरिएबल मौजूद हो तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, x भी इंडिपेंडेंट है, y भी इंडिपेंडेंट है, f डिपेंडेंट है। अब जब x का नीचे x आ गया, इसको ख़त्म करने के लिए हमें इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी, और किसके हिसाब से लेंगे x के हिसाब से। जब x के हिसाब से लेंगे तो y कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। जब इसको हमने x के हिसाब से इंटीग्रेट किया तो ये f बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव खत्म हो गया, f आ गया। इसको आपने y के हिसाब से किया, x के हिसाब से किया तो y क्या कांस्टेंट है, ये y चला गया, x के हिसाब से ये आ, मगर चूँकि कांस्टेंट भी आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
अब चूंकि y भी कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट में y आ सकता है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं सी ऑफ y। ये आंसर निकल चुके हैं, मगर अब हमें सी ऑफ y की वैल्यू चाहिए। अब हमें सी ऑफ y की वैल्यू चाहिए। अब सी ऑफ y की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लिया तो पार्शियल एफ होगा पार्शियल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी वाई ऑफ सी ऑफ y। ये अब वैल्यू इक्वेशन 2 से ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो ये पुट की तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी ओवर डी वाई ऑफ सी ऑफ y इक्वल टू माइनस, हम ये इसकी वैल्यू निकाल गए क्योंकि आंसर निकल चुके हैं। अब ये डी ओवर डी वाई इसको खत्म करने के लिए इंटीग्रेट किया, डी वाई खत्म हो गया तो ये आ गया सी ऑफ वाई, यहाँ से क्या आ गया माइनस वाई, सी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस वाई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन बन गया एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई। हम इसके जनरल सोल्यूशन को एफ इक्वल टू सी लिखते हैं, क्यों लिखते हैं ये मैं बाद में बताऊँगा। एफ इक्वल टू सी लिखते हैं तो ये एफ जो था ये वैल्यू पुट कर दी तो ये इक्वल टू सी, ये इसका आंसर। ठीक है, अब थ्योरी में क्या चीज़ है कि ये थ्योरी में इक्वेशन 3 ये वही पहुंच गई है। फिर हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया था y के हिसाब से, तो इसको मैं a कह देता हूँ, तो a प्लस डी ओवर डी वाई ऑफ सी ऑफ वाई, ये वही वाली चीज़ जो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया, फिर उसको हमने इक्वेशन 2 को यूज़ किया, वो n था तो ये n इक्वल टू a प्लस डी ओवर डी वाई ऑफ सी ऑफ वाई बन जाएगा। ठीक है, बाकी इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी टाइम कम है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। एनी प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, ये हमने n दिया, यहाँ से हमारे पास जो डी ओवर डी वाई की वैल्यू आती है सी ऑफ वाई वो आ जाएगा n माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए इसको